So let's discuss about reversible and irreversible process. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, आपको नाम से ही ध्यान में आएगा. व्हाट इज रिवर्सिबल? Which can be converted into its original state. ओके, अब देखो हाँ, इसे थोड़ा सा समझ कर लेंगे. प्रोसेस किसकी हो सकती है, और या प्रोसेस के बारे में बात करना मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सो वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम. ठीक है, हमारे पास होगी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जैसी एक सिस्टम. अब देखो, always there is probability of interaction between system and surrounding. क्या सही है? अब रिवर्सिबल प्रोसेस में सिर्फ सिस्टम ने अपने ओरिजिनल कंडीशन पर आकर काम हो जाएगा, या सराउंडिंग को भी ओरिजिनल कंडीशन पर आना पड़ेगा? सर ध्यान में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल मुझे भी ध्यान में आ रहा है, आपको ध्यान में नहीं आया. लेट्स डिस्कस वन एग्जांपल. एक्सक्यूज मी, ये हमारी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है. अभी के एक्सप्लेनेशन के लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा. क्या है हमारे पास? हमारे पास है अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, ओके. अभी इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ओपन टू एटमॉस्फियर. एटमॉस्फियर को ओपन है, एटमॉस्फेरिक, और कुछ तो वॉल्यूम रहेगा अभी. ठीक है सर, वो भी ध्यान में आ गया. अब हमने क्या किया, हमने इसे हीट किया. टेम्परेचर किया 45 डिग्री सेल्सियस. कितना टेम्परेचर बनाया? 45 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये 45 डिग्री सेल्सियस का ऐसे ही रहने दिया 1 घंटे तक. ग्लास ऑफ वाटर, इनिशियल कंडीशन, एट 25 डिग्री सेल्सियस. एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओपन टू एटमॉस्फेयर. इसको हीट किया हमने. हीटिंग करके क्या किया, तो इसको 45 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पहुंचाया. ओके सर, ध्यान में आ गया. अब फिर क्या किया, अब हमने इसे 1 घंटा वैसे ही छोड़ दिया. 1 आवर पकड़ लो और 10 आवर्स पकड़ लो. सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही है. सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही है. अब ये फिर से 25 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा. इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, मतलब प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा. ठीक है, क्या ये सिस्टम अपने ओरिजिनल कंडीशन पर पहुंच गई क्या? क्या No.
क्यों? शुरुआत में भी तो ये 25 डिग्री सेल्सियस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर थी, फाइनली भी ये 25 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही है। लेकिन सर उसने सराउंडिंग को भी कुछ हीट चेंज दी होगी ना, तो उसकी वजह से सराउंडिंग का भी टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हो गया होगा। हाँ, तो सिस्टम तो ओरिजिनल कंडीशन पर पहुंच गई क्या? सिस्टम ओरिजिनल कंडीशन पर पहुंच गई क्या? आपने जो कहा बिल्कुल सही है सर। आपने कहीं से तो फर्नेस से वगैरह हीट ली, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद फिर इसका टेम्परेचर कम हुआ। कम हुआ मतलब क्या हुआ? ये हीट सराउंडिंग को चली गई, बिल्कुल सही है। सराउंडिंग को जाने के बाद ये फिर से अपनी ओरिजिनल कंडीशन जैसी थी उस कंडीशन पर पहुंच गए। तो हमारी सिस्टम ओरिजिनल कंडीशन पर आई है क्या? हाँ सर, हमारी सिस्टम तो ओरिजिनल कंडीशन पर आई है। सो क्या हम इसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे क्या? क्या हम इसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे क्या? देखो, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज जनरली हमें रिवर्सिबल मतलब ओरिजिनल कंडीशन पर वापस जाना ऐसा ही लगता है, एंड वी मे फील सर सिस्टम ओरिजिनल कंडीशन पर वापस आई है तो ये ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। बट जब हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करेंगे तो सिस्टम का एंड सराउंडिंग का भी इंटरेक्शन होता है, और इट्स नॉट ओनली सिस्टम बट सराउंडिंग भी अपने ओरिजिनल कंडीशन पर आना चाहिए। इज इट क्लियर? नॉट ओनली सिस्टम बट सराउंडिंग भी अपने ओरिजिनल कंडीशन पर वापस आना चाहिए, एंड इफ दैट इज नॉट द केस, बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग ओरिजिनल कंडीशन पर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे द प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल। इसलिए अभी रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन को जरा ठीक से लिखते हैं। हम कहते हैं अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस फ्रॉम स्टेट, प्रोसेस मतलब क्या? स्टेट ए टू स्टेट ए, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक, is reversible. The process is reversible if the process can be turned back such that both system and the surrounding, both system and the surrounding return to their original state. Not only system but also surrounding ये ओरिजिनल कंडीशन पर आने चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ? हमने कहीं से तो हायर टेम्परेचर से हीट दी, ठीक है, एंड फिर क्या हुआ? ये बाकी का जो सराउंडिंग है उसने हीट गेन की, क्योंकि इसने रिजेक्ट की है। 25 टू 45 हम फर्नेस से हीट दे रहे हैं, ठीक है, एंड 45 टू अगेन 25 वी आर रिलीजिंग हीट टू द सराउंडिंग। सो
यहां से इनिशियल वाले केस से फाइनल के केस तक अपन जब पहुंचे, तब बीच में हमने ये केमिकल प्रोसेस की है जहां से फर्नेस में फ्यूल कंबस्शन हुआ और टेम्परेचर बढ़ा, एंड देन सराउंडिंग को हीट रिजेक्ट की है। अब सर फिर सराउंडिंग से इसको वापस आ सकती है, बिल्कुल सही है, ऐसा आपका कहना बिल्कुल सही है। बट अभी आपको सेकंड लॉ को याद करना पड़ेगा। हीट ट्रांसफर पहले हुई फ्रॉम 45 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, विच कैन बी स्पॉन्टेनियस, और इसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है। बट द सेकंड पार्ट क्या कहता है, हमारा सेकंड लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर अपने आप हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है। अगर ये करना है तो आपको इसको वर्क इनपुट देना पड़ेगा। तो मतलब आपको फिर से सराउंडिंग में चेंज लाना पड़ेगा। इफ दैट इज द केस, वी विल से दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। जैसे अपने आप 45 से 25 हीट ट्रांसफर हुई, वैसे अपने आप 25 से 45 तक, सॉरी हाँ, क्या कह रहा हूं मैं, शुरुआत में जैसे अपने आप 45 डिग्री सेल्सियस से 25 की तरफ हीट ट्रांसफर हुई, वैसे ही अगर अपने आप 25 से 45 की तरफ हीट ट्रांसफर अगर होती, तो आप कहते कि सराउंडिंग से फिर अपने आप हीट आ गई है, इसका टेम्परेचर बढ़ा है, एंड नाउ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। बट दिस इज नॉट हैपन स्पॉन्टेनियसली, एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। आपको लगेगा फिर सर नेचर में तो मैक्सिमम प्रोसेस ये इरिवर्सिबल ही रहेगी। एग्जैक्टली, एक्चुअली रिवर्सिबल प्रोसेस इज आइडियल कंसेप्ट। ऐसी रिवर्सिबल प्रोसेसेस ऑब्टेन करना ये बहुत 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 डिफिकल्ट है। सर ऐसे क्या रीजंस है जिसके कारण प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है? सो देयर आर फ्यू रीजंस जिसके कारण प्रोसेसेस इरिवर्सिबल होती है। दो रीजंस है, कौन से? रीजंस फॉर इरिवर्सिबिलिटी, समझ लेते हैं इनको। पहला है many processes takes the system to the non-equilibrium state, एंड अगर एक बार इक्विलिब्रियम चला गया तो फिर प्रोसेस की रिवर्सिबिलिटी चली जाती है। शायद से अब आपको ध्यान में आएगा, ऐसी प्रोसेस where there is continuously equilibrium states involved, कौन सी है? कौन सी प्रोसेस है जहां पर कंटिन्यूअसली इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है? तो ऐसी प्रोसेस होती है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, एंड यू विल रियलाइज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस मतलब इनफाइनाइट स्लो प्रोसेस। रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा पार्ट है डेसिपेटिव इफेक्ट। डेसिपेटिव इफेक्ट मतलब ऐसे इफेक्ट, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन, हीट ट्रांसफर या हीट रिजेक्शन कहेंगे हम,
विस्कस फोर्सेस, ये सभी इफेक्ट जो है ना, ये डेसिपेटिव इफेक्ट, यहाँ पर आपकी कुछ ना कुछ हीट लॉस होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है, एंड दिस लॉस्ट एनर्जी ये रिकवर करना बड़ा मुश्किल है। जस्ट एक मिनट। सो फॉर एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी कार चल रही है, गाड़ी के पास कौन सी एनर्जी होती है? मूविंग कार विल हैव कौन सी एनर्जी रहेगी मूविंग कार को? मूविंग कार के पास कौन सी एनर्जी रहेगी? काइनेटिक। ओके, बढ़िया। अब गाड़ी के ब्रेक लगाए तो क्या होता है? गाड़ी रुकती है। सो काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगी ऐसे केस में? पोटेंशियल। ओके, किसके पोटेंशियल में? देखो, हमने पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा है। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड which manifests itself in the kinetic energy when the constraint is released। कोई तो एक जो कंस्ट्रेंट रहेगा, जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा है, पानी को ऊपर स्टोर करके रखा है, पानी को रोकने वाला, स्प्रिंग को दबा कर रखने वाला ये कंस्ट्रेंट रिलीज किया, तो दिस स्टोर्ड एनर्जी विल मैनिफेस्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? क्या ऐसा होता है क्या? गाड़ी के ब्रेक जब दबाते हैं तब ऐसा कुछ होता है? नो सर, वो काइनेटिक एनर्जी साउंड के इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, साउंड इज वन ऑफ द थिंग। दूसरी, एक एक्सपेरिमेंट करना, आपकी गाड़ी को अगर डिस्क ब्रेक होंगे ना, तो कभी आप घूमकर आने के बाद जरा डिस्क को हाथ लगाकर देखना। यू विल रियलाइज दिस काइनेटिक एनर्जी, एक्चुअली गाड़ी के ब्रेक रुकते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है? फ्रिक्शन के कारण अगर आप चीजें रोकते हो तो फ्रिक्शन में जो एनर्जी है इट कन्वर्ट्स इनटू हीट, और गाड़ी के ब्रेक देखना बहुत गर्म हो जाते हैं ऐसे केस में। ये पिक्चर्स में आपने देखा होगा, मूविंग ट्रेन वगैरह को जब रोकते हैं तब क्या होता है? तब स्पार्क निकलते हैं। देखा है क्या? यस सर। हाँ, तो वो स्पार्क निकलते हैं मतलब क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है, सम पार्ट विथ हायर टेम्परेचर ये बाहर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, ये गाड़ी के ब्रेक का टेम्परेचर बढ़ा तो अब क्या होगा आगे? हायर टेम्परेचर से सराउंडिंग को हीट चली जाएगी। सही है? हायर टेम्परेचर से सराउंडिंग को हीट चली जाएगी। क्या आप ये हीट को रिकवर कर सकते हो क्या फिर से? नो सर। नो सर। अगर आप इस हीट को फिर से रिकवर नहीं कर सकते हो तो क्या आपकी एनर्जी लॉस्ट हो गई क्या? हाँ सर, ये तो ऐसे ही हुआ। So exactly every time where there is a system at higher temperature, तो क्या होने वाला है? तो इस प्रकार से हीट रिजेक्ट होगी सराउंडिंग को। और सेकंड लॉ कहता है, अब ये जो एनर्जी आपने रिजेक्ट की सराउंडिंग को, उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए आपको वर्क इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है? ये अपने आप वापस नहीं आ सकती है। सो अगर इस प्रकार से आप उसे रिकवर नहीं कर सकते हो तो एनर्जी चली जाएगी, मतलब सराउंडिंग के पास चली जाएगी, विच इज स्पॉन्टेनियसली रिकवर नहीं होगी। इसका मतलब एवरी टाइम यू आर लूजिंग सम ऑफ द यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है? काइनेटिक एनर्जी को आप यूज कर सकते थे, आपने उसे रोका, वो हीट में कन्वर्ट हो गई और सराउंडिंग को चली गई, तो the energy which is lost is converted into unusable form of energy। अभी बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस भी क्यों ना हो अपने अमरावती का, क्या हम उस हीट को यूज कर सकते हैं क्या? नहीं यूज कर सकते डायरेक्टली। ठीक है?
हम उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। सो इसका मतलब ऐसा होता है कि देयर आर सम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच आर यूजेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या थर्मोडायनामिक्स कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, बट ये एनर्जी नॉन यूजेबल फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो गई रहेगी, बट उसे यूज करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे सभी इफेक्ट को कहते हैं डेसिपेटिव इफेक्ट। फ्रिक्शन उसमें आ जाएगा, हीट लॉस टू द सराउंडिंग उसमें आ जाएगा, विस्कस फोर्सेस ड्रैग उसमें आएगा। सो ये डेसिपेटिव इफेक्ट आर रीजन फॉर इरिवर्सिबिलिटी। या दूसरा, सिस्टम ने इक्विलिब्रियम स्टेट से चले जाना। सम ऑफ द स्टेट आर नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होगी मतलब क्या होगा, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगी। इक्विलिब्रियम में आने के लिए वो खुद होकर जाएगी। और ध्यान में रखना, all the processes which are taking place spontaneously मतलब खुद होकर, ऐसी सभी प्रोसेसेस नेचर में होने वाली आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसके पीछे का रीजन है, एक, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तभी होगी जब सिस्टम ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। ठीक है, एंड दूसरा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर जनरली रिलेटेड टू डेसिपेटिव इफेक्ट। ठीक है, तो हम कहते हैं द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस of nature are irreversible. The spontaneous process in the nature are irreversible. ठीक है, नेचर में होने वाली स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस ये इरिवर्सिबल रहेगी। क्लियर? सही है क्या? So spontaneous process is one of the reason कि जिसके कारण प्रोसेसेस इरिवर्सिबल रहने वाली है। ठीक है, ओके सर, ध्यान में आ गया। सो ये इरिवर्सिबिलिटी एंड रिवर्सिबिलिटी जो है, ये हमारे नेचर में और फॉर ओवरऑल थर्मोडायनामिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कैसे सर? तो देखो, जैसे आम नीचे गिरता है, पेड़ पर आम लगा हुआ है, वो ग्रो होगा, पक जाएगा, नीचे गिरेगा। दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अभी अपने आप ऊपर जाएगा क्या नीचे से? सर, हाँ, आपने अभी जो बोला प्लीज रिपीट करो ना, आपका वॉइस कट हो गया था। एक पेड़ पर आम लगता है, आम पक गया, ठीक है, ये आम नीचे गिरेगा, क्या ये अपने आप ऊपर जा सकता है क्या? नो सर। No, sir. तो देखो, ऐसे नेचर में होने वाली सभी प्रोसेसेस जो स्पॉन्टेनियस खुद होकर होती है आर रीजन फॉर इरिवर्सिबिलिटी। एंड इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पेट्रोल का कन्वर्जन इनटू कंबशन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट ट्रांसफर होगी। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है जो उस टेम्परेचर पर आने के बाद स्पॉन्टेनियस मतलब खुद होकर होने वाली है, दिस इज अगेन इरिवर्सिबल। एंड दैट्स व्हाई यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी
फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज्ड, ये धीरे धीरे कम होने वाला है, एंड नॉन यूजेबल फॉर्म ये बढ़ने वाला है, एंड दैट्स व्हाई पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होती है। नहीं तो एक सवाल मैं जनरली पूछता हूँ, कौन सा सवाल सर? सवाल ऐसा है कि अगर एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एंड टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, तो फिर पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ती है? पेट्रोल तो केमिकल एनर्जी का सोर्स है ना। सो अगर एनर्जी कांस्टेंट है यूनिवर्स की, तो पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़नी चाहिए? सो रीजन बीइंग, पेट्रोल के पास जो एनर्जी अवेलेबल है वो यूजेबल फॉर्म में है, और एक बार ये जो एग्जॉस्ट गैस करके फिर ये बाहर जब निकल जाएंगे गैसेस, या फिर आपने गाड़ी का एक बार ब्रेक दबा दिया काइनेटिक एनर्जी का वर्क होने के बाद, गाड़ी जब चलेगी तब फ्रिक्शन होगा, तो ये एनर्जी जो सराउंडिंग को जाने वाली है इन द थ्रू द फ्रिक्शन, या इंजन का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, सराउंडिंग का कम रहेगा, क्या एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू इस एनर्जी को हम यूज नहीं कर सकते हैं। देयर इज एनर्जी विथ इट, बट दैट एनर्जी इज अवेलेबल इन नॉन यूजेबल फॉर्म। सो यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी का नॉन यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन होता रहता है, एंड इसलिए यूजफुल एनर्जी कम हो रही है, नॉन यूजफुल बढ़ेगी। ध्यान में आ रहा है? इसी कंसेप्ट को एंट्रोपी भी कहा जाता है, कि ऐसी एनर्जी विच इज नॉट अवेलेबल टू अस, नॉन अवेलेबल एनर्जी जो एग्जिस्ट करती है बट उसको यूज करना बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, और ऐसी एनर्जी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, इसका मतलब एंट्रोपी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। ठीक है, क्या ध्यान में आया क्या आपको? सो कुछ इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के मैं एग्जांपल अगर आपको बताना चाहूंगा, तो जैसे फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन मतलब वैक्यूम है और वहां पर आपने कुछ गैस रिलीज कर दिया, ठीक है। द फ्री एक्सपांशन इज इरिवर्सिबल। टिपिकली स्पॉन्टेनियस होने वाली केमिकल प्रोसेसेस जिसमें कंबशन इज वन ऑफ देम इज इरिवर्सिबल। मतलब क्या सर? आपने पेट्रोल, मीथेन पकड़ लो, CH4 की रिएक्शन हो गई ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। CH4 की रिएक्शन हो गई ऑक्सीजन के साथ, CO2 और H2O तैयार हो गया। क्या अपने आप यहां से आपको फिर से CH4 मिलने वाला है क्या? नहीं है, ठीक है। सो ये जो कंबशन नाम की प्रोसेस है, इसके साथ इरिवर्सिबिलिटी एसोसिएटेड है, ठीक है। देन जहां जहां फ्रिक्शन, विस्कस फोर्सेस, ये सभी चीजें इन्वॉल्व है, हाइयर प्रेशर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सपांशन इन्वॉल्व है, ऐसे सभी जगह पर इरिवर्सिबिलिटी इन्वॉल्व रहेगी, ठीक है। ऐसे सभी जगह पर इरिवर्सिबिलिटी इन्वॉल्व रहेगी, एंड इसके कारण हमारे यूनिवर्स में जो अवेलेबल फॉर्म है वो कंटिन्यूअसली कम होते जा रहा है। अब इसके कारण काम क्या होगा? इसके कारण ऐसा होने वाला है, जैसे हमने अभी कहा कि द प्रोसेसेस विच आर ऑकरिंग इन नेचर, अगर ये सभी इरिवर्सिबल, ये सभी रिवर्सिबल नहीं हो सकती है, देयर इज सम काइंड ऑफ डेसिपेशन इज इन्वॉल्व, तो इसके कारण क्या होगा? 100% इफिशिएंट इंजन बनाना, मतलब पूरी की पूरी एनर्जी आपको वर्क में कन्वर्ट होना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एंड इफ दैट इज द केस, तो
हमारे पास अवेलेबल मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी हो सकती है और मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सभी सवाल हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक है, बिकॉज अवेलेबल फॉर्म कंटिन्यूअसली कम होते जा रहे हैं, अवेलेबल फॉर्म कंटिन्यूअसली कम होते जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि जो अवेलेबल है उसमें से मैक्सिमम हम यूज कर सके। और इसके लिए कैरनॉट, सैडी कैरनॉट नाम का साइंटिस्ट था, उसने काफी काम किया है और उसने एक आइडियल इंजन बनाया, उसे कहा जाता है कैरनॉट इंजन, जो मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी हो सकती है अगर एक इंजन दो टेम्परेचर के बीच में काम करता है, इसका रिलेशन हमें बताया। दैट रिलेशन वी विल डिस्कस in next class.